तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेल साइकिल। क्लियर? सेल साइकिल, ठीक है। सुनते ध्यान से, आराम आराम से, और कोशिश करेंगे सुनिए ध्यान से। ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर की सबसे खास बात क्या होती है, जल्दी भूलने की आदत होगी इस चैप्टर में। क्लियर? तो जितना बताया जा रहा है आप साथ साथ फोटोकॉपी करते रहिएगा, हमारी बात सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, जितना आपको समझ में आए अपने भाषा में भी, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें अगर हम लिख नहीं पा रहे हैं अंग्रेजी के अभाव से, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा उस चीज को। क्लियर? और मॉड्यूल और डीपीपीज आप उसी साथ लगा लीजिए, एक ही साथ, तभी ये चैप्टर याद हो पाएंगे। नहीं तो सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है ये, जल्दी याद नहीं होता किस फेज में क्या हो रहा है। क्लियर? एक कहानी की तरह होता है, उस कहानी को हम बताते जाते हैं, और कहानी के बीच बीच में कुछ टॉपिक अगर आपको पॉइंट अगर लिखना होगा अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इवेंट्स की जानकारी होना चाहिए बस। क्लियर? तो सेल डिवीजन के दौरान हमने क्या कहा था, जब कोई भी एक सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है तो सेल डिवाइड कर रही थी। बट अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो हम कंप्लीट लाइफ की बात करते हैं किसी एक सेल की। सेल साइकिल का मतलब हमने क्या बोला बताइए? सेल साइकिल का मतलब हमने क्या बताया? सेल साइकिल का मतलब कंप्लीट, हमने क्या बताया? कंप्लीट लाइफ बताई ऑफ अ सेल। किसी भी सेल्स की कंप्लीट लाइफ क्या है हमारे पास? सेल साइकिल है, ठीक है। सेल साइकिल किसे कहेंगे? किसी भी सेल की अगर एक कंप्लीट लाइफ की बात की जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। जहां पर, ठीक है, इन विच तीन चीजें होंगी। क्लियर? जहां पे तीन चीजें होंगी। पहली बात होगी सेल की ग्रोथ होगी। क्या होगी बताइए? सेल की ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ का मतलब क्या होगा? सेल लगातार ग्रोथ करता रहेगा, लगातार ग्रोथ करता रहेगा। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है सेल की ग्रोथ होना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस बताया हमने? बताइए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया है। तो यानी सेल की ग्रोथ कैसा प्रोसेस बताया बताइए? एक तरीके का कैसा प्रोसेस बताया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला है। तो सेल की ग्रोथ एक तरीके का कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सेल की ग्रोथ होने के साथ साथ यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा। यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे हमारे पास? लगातार लगातार डबल होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? डबल होते रहेंगे। यानी हमारे पास डीएनए कंटेंट डबल होगा, डीएनए का अमाउंट डबल होता रहेगा, इस तरीके से हमने बोला। क्लियर? फिर अल्टीमेटली जाकर के हमारे पास सेल डिवीजन होते हैं। यानी तीन प्रोसेस हमने बोले। यानी कंप्लीट लाइफ हमारे पास क्या बोला? कंप्लीट लाइफ कहां पे बताइए? कंप्लीट लाइफ ऑफ सेल्स, ठीक है, जहां पर तीन प्रोसेस हो रही हो। पहला प्रोसेस बताइए क्या क्या? सेल की ग्रोथ, दूसरा डीएनए का रेप्लिकेशन, और थर्ड हमारे पास क्या आता है? सेल डिवीजन। अगर ये तीनों प्रोसेस अगर एक साथ चल रही हैं और एक सीक्वेंस में चल रही है, किस सीक्वेंस में? यानी पहले सेल डिवाइड नहीं होगा या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सेल की ग्रोथ। दूसरा क्या होगा? थर्ड हमारे पास क्या होगा? यानी एक तरीके का अगर हम सेल साइकिल के फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे, तो सेल के फीचर्स में पहली बात क्या आएगी? ये एक तरीके का सीक्वेंशियल प्रोसेस है। बोली बात सही है? दूसरा अगर फीचर्स की बात करेंगे तो ये जेनेटिक मटेरियल अगर बना रहा है तो कंट्रोल्ड मैनर में बनाएगा। यानी सेल डिवीजन कैसे होते हैं बताइए? सेल साइकिल एक कंट्रोल मैनर में वर्क करेंगे, और जिस दिन अगर कंट्रोल अगर ना रहा तो वो क्या होगा? कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। क्लियर? तीसरा काम आता है हमारे पास क्या, कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या समझते हैं? कि हर एक सेल्स क्या करते हैं, कौन सा मटेरियल कब बनेगा, कौन सा जेनेटिक मटेरियल पहले बनेगा या कौन से मटेरियल बाद में बनेंगे, ये सब का सब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। अगर जिस दिन कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हुआ उसी दौरान कई सारे हमें सिंड्रोम आएंगे, यानी बीमारी कॉज होती है। तो यानी अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेल साइकिल की, तो हेडिंग हो गया हमारे पास क्या? फीचर्स ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ फीचर्स होते हैं। क्लियर? जल्दी करिए। फीचर्स ऑफ सेल साइकिल।
सेल साइकिल के कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उसको ध्यान से सुनना है हमें। क्लियर? पहला फीचर बताइए, किसी भी सेल साइकिल का पहला फीचर बताइए क्या है? सेल एक तरीके का क्या है, कंट्रोल मैनर में वर्क करता है, ठीक है। यानी ये सब के सब कैसे होते हैं बताइए? कंट्रोल्ड होते हैं। क्लियर? सब के सब कैसे होते हैं? कंट्रोल्ड होते हैं। और सब के सब कैसे होते हैं बताइए? सब के सब कैसे होते हैं? सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। और सब के सब कैसे होंगे बताइए? कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे। यानी ये तीनों चीजें होनी चाहिए क्लियर फीचर्स में। हो गया? आगे बढ़े, चलिए सुन देते हैं। कुछ बातें हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला फीचर हमने क्या बताया? कंट्रोल्ड। सुनिए, कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि जितने भी जेनेटिक कंट्रोल्ड होते हैं, यानी किसी भी सेल के साइकिल की जो अगर कंट्रोल है वो कैसे अचीव की जाएगी बताइए? जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब है उनके न्यूक्लियस कंट्रोल करेंगे, उनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा अचीव की जाएगी बताइए? अचीव्ड बाय जेनेटिक कंट्रोल। कैसे किए जाएंगे? जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा अचीव किए जाते हैं। किसी भी तरीके का सेल साइकिल अगर डिवीजन अगर कंट्रोल मैनर में वर्क कर रहा है तो उनके जेनेटिक मटेरियल है उनको कंट्रोल करेंगे। क्लियर? दूसरा क्या आता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है? आप हमें बताइए, कोई सीक्वेंस अगर बताई जा रही है सेल साइकिल की, तो सबसे पहला क्या होगा? सेल की ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। बोलिए, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या समझेंगे? जो जीनोम है हमारे पास कंटेंट वो बढ़ेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेल का डिवीजन। क्या यह सीक्वेंस कभी भी गड़बड़ हो सकती है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहला प्रोसेस ये होगा तो आप कहेंगे नहीं, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? ये। यानी सेल साइकिल हमेशा कैसे होते हैं बताइए? कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं और सीक्वेंस में होते हैं। और सीक्वेंस हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस दिन सीक्वेंस बिगड़ा उस दिन सेल साइकिल सही तरीके से वर्क नहीं करेगी और उसी दौरान हमारे पास सेल किसी भी सेल की लाइफ डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कंप्लीट लाइफ ऑफ अ सेल। क्लियर? यानी अगर इनमें से कोई एक सीक्वेंस गड़बड़ होता है तो सेल कहां पे जाएगी? डेथ के करीब जाएगी। क्लियर? जल्दी करिए। ये तो पहला फीचर था। दूसरा, थर्ड हमारे पास क्या था? कोऑर्डिनेशन था। सुनते हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हर एक क्लास, जैसे आपकी क्लास चल रही है, सबकी क्लास एक फिक्स होती है ना, पहले फिजिक्स चलेगी, फिर केमिस्ट्री चलेगी, फिर बायो चलेगी, या फिर ऐसे बदलते रहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन जो भी होते हैं हमारे पास किसी भी सेल साइकिल की, क्लियर, उनकी एक फिक्स टाइम होती है, फिक्स ड्यूरेशन होता है, फिक्स सीक्वेंस होता है। यही हमारे पास क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्लियर? यानी हमने क्या कहा कि फिक्स सीक्वेंस होती है किसी भी सेल्स की, फिक्स टाइम होती है, आपको इतना टाइम में चलेगा, और कौन सी क्लास कितने बजे तक चलेगी, यानी इनका फिक्स ड्यूरेशन होता है। बोले बात सही है? ये चीजें क्या होती हैं? ये हमारे पास सेल साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? जल्दी करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि हम लिखते रहेंगे बार बार बोलते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें बार बार बोलने से ही याद आएगी। क्लियर? और कोशिश करिएगा आप लोग भी बोलने की। अगर ना समझ में आए तो बाद में रटवा देंगे हम, टेंशन न लीजिए, ट्रिक याद है। क्लियर? तुम्हें क्या लगता है रोहित सर को निमोनिक्स याद है? नहीं, हमें भी याद है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है, पहले आप लोगों को समझ में ना आए तब वो चीजें अप्लाई करते हैं। जब कोई चीज साधारण चीज से समझाई जा सकती है, इतना रटवाने की क्या जरूरत है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा, तब निमोनिक्स बनाएंगे आराम से बैठ करके, दोनों लोग बनाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए सुनते ध्यान से।
ये हमारे पास सेल साइकिल की बात हो गई, क्लियर। अब सेल साइकिल के कैसे सीक्वेंस होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे अब ध्यान से समझिएगा इनके सीक्वेंस की। अगर कोई भी एक साइकिल हमने बनाया, क्लियर, कोई भी हमने एक साइकिल यहाँ पे बनाया, क्लियर, इस साइकिल के कुछ न कुछ हमारे पास अलग अलग सेल डिवीजन होंगे, क्लियर। जैसे अगर हमने ये कहा कि ये हमारे पास सेल साइकिल है, सुनते रहिएगा, सेल साइकिल को हमने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था उस दिन, बताइए? 2 कैटेगरीज में, क्लियर। एक हमारे पास कैसे आते हैं, इंटरफेज आते थे, फिर एक हमारे पास कैसे आते थे, एमफेज आते थे। इंटरफेज को हम क्या बोलते थे, बताइए? रेस्टिंग फेज बोलते थे। क्या बोलते थे? रेस्टिंग फेज बोलते थे। जबकि सच्चाई क्या था, सबसे एक्टिव फेज क्या है, यही है, इंटरफेज ही है, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछेगा मोस्ट एक्टिव फेज कोई है तो कौन है, बताइए? और लोग कहते हैं ये आराम कर रहा, आराम नहीं कर रहा है, ठीक है, मोस्ट एक्टिव फेज होता है ये, क्लियर। टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट टाइम लेता है, बताइए? 95% ड्यूरेशन लेता है, ठीक है। एम फेज को हमने क्या बोला है, बताइए? माइटोटिक फेज बोला है। और माइटोटिक फेज को ही हम इनको क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, डिवीजन फेज। इसी को हमने क्या बोला है, डिवाइडिंग फेज, ठीक है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज किसको बोला था, मोस्ट ड्रामेटिक फेज किसको बोला था, एम फेज को बोला था, ठीक है। टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट हमने बताया था, यानी 5% ऑफ सेल साइकिल। किसी भी सेल साइकिल का 5% ये है, ऐसा ही कुछ था। फिर हमने ये कहा था कि एम फेज में इंटरफेज को फर्दर हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, बताइए? इंटरफेज को फर्दर हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, 3 फेज में डिवाइड किए थे। कौन कौन से, G1, S, G2। ये 3 फेज हमारे पास जो आ रहे हैं, क्लियर, ये इंटरफेज के हैं, क्लियर। एम फेज में हमारे पास, एम फेज को फर्दर हम कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, एक आता था हमारे पास कौन सा, प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, फिर उसके बाद टीलोफेज, क्लियर। क्या यहां तक सेल साइकिल हमने पढ़ाया था आपको? अब सुनते ध्यान से हमारे पास, अब इधर देखते हैं हमारे पास, क्लियर। ये हमारे पास एक साइकिल हमने बनाया, गोला सही से नहीं बन पाया क्या, क्लियर। ये हमारे पास सेल साइकिल एक बनाया। साइकिल का मतलब क्या समझते हैं, जो चीजें जहां से स्टार्ट हो वहीं पे खत्म हो। जैसे हमने ये कहा कि कोई एक सेल लिया हमने, आपने कहा कि सर जी हमने एक यहाँ पे एक सेल लिया, ठीक है। ये सेल्स जब भी इंटर करेगी तो सबसे पहले कौन सी फेज में आएगी, G1 में आएगी। यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो फेज आपको कहलाएगी, क्लियर, ये क्या कहलाई, बताइए? G1, ठीक है। ये G1 में जब इंटर करेगी तो यहाँ पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे, ठीक है। फिर आगे पास कहाँ पे जाएगी, बताइए? ये एस फेज में। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगी, ये G2 में जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद इंटर करती है कहाँ पे, ये बताइए? कहाँ पे इंटर करेगी, प्रोफेज में। यानी यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास कुछ साइकिल चलेंगे, ठीक है। पहला क्या आएगा, प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, फिर उसके बाद टीलोफेज, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इसलिए इनको हम बोलते हैं कैरियो काइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल्स पहुंची, क्लियर, 2 न्यूक्लियस लेकर के पहुंचेगी। कितने न्यूक्लियस लेकर के पहुंचेगी, बताइए? 2 न्यूक्लियस लेकर के गई ये सेल्स, 2 न्यूक्लियस लेकर के गई, क्लियर। फिर फर्दर यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है।
कौन सा डिवीजन? सेल का डिवीजन, यानी इसको हमने क्या बोला? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ये जो एक सेल थी अब कितने सेल्स में डिवाइड हो जाएगी बताइए? 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। तो ये सेल्स क्या है, अब यहाँ पे 2 सेल्स डॉटर सेल्स में टूट गए। सेल गई कितने सेल से थी बताइए? एक में। हो गई कितने में? सेल डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से यहां तक की फेज की बात करते हैं हम। ठीक है, अब सुनते हैं। यहां से ग्रोथ से फेज में हमारे पास एक फेज और आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जी नॉट। जी नॉट कहाँ का पार्ट है? साइटोकाइनेसिस का या जीवन का? जीवन का। समझ रहे हैं? जैसे डायग्राम बनाया वैसे ही आपको याद रखना। हमने किससे चुराया? फेज से। जी नॉट को बनाने के लिए मैंने कहां से कवर किया एरिया? जीवन का लिया। यानी कोई भी काम अगर हमारे जीवन में असफल रहा, फिर से सेल साइकिल क्या करती है? भेजती है जीवन में ही फिर से जाइए आप। क्लियर? जैसे यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ पे बन के आना था बट ये सही तरीके से बना नहीं पाए, तो एस फेज क्या करेगा? दोबारा कहेगा फिर लौट करके जाइए आप कहाँ पे? जीवन में। क्लियर? और एक इनएक्टिविटी स्टेज में जाएगी और वहां पे क्या कहलाएगी? ये क्यूसेंट फेज कहलाती है, जी नॉट फेज। क्लियर? वो जीवन का ही पार्ट हमारे। तो यहां से लेकर के यहां तक की बात अगर मैं करूं, क्लियर? यहां तक की बात करें अगर हम, क्लियर? क्या कहलाएगा ये? इंटरफेस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलिए। अब यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करें, क्लियर, तो क्या कहलाएगा? एम फेज कह दें। ठीक है, पूरा यहां तक ही ले लें। ठीक है, समझ में आई बात? बना लीजिए। एम फेज में पहले क्या आएगा? कैरियो, फिर उसके बाद क्या? साइटोकाइनेसिस। क्लियर? क्लियर? सुन देखते हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्या है कि एक तरीके का सेल साइकिल है, कंप्लीट लाइफ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी अगर लाइफ साइकिल बताइए, ठीक है, यानी मेरे सेल की लाइफ बताइए, तो कितने घंटे की होगी? अरे ह्यूमन सेल्स की कितने? 1 आवर की होती है। ऐसे ही अगर ईस्ट की बात की जाएगी तो 90 मिनट। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया सेल्स की बात की जाएगी तो 20 मिनट। यानी सेल साइकिल का मतलब अब समझ में आ गया होगा, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट लाइफ ऑफ अ सिंगल सेल। किसी एक सेल की कंप्लीट लाइफ को ही हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। ह्यूमन की सेल साइकिल कितने घंटे की? ईस्ट की? समझ में आ गया? समझ आई बात? यानी आगे बढ़े, सुन दे ध्यान से, नोट डाल करके लिख लेंगे ये बात, कुछ बातें रिमार्क लिखेंगे। क्लियर? लाइफ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज, क्या बोला है? इज कॉल्ड एज, अरे बोलो, सेल साइकिल। दैट इज ह्यूमन बींग्स की बताइए कितनी? 24 आवर। क्लियर? हमारे पास अगर बात करेंगे 24 आवर की, तो एम फेज और इंटरफेज में कितना जाएगा? इंटरफेज में बताइए कितना जाएगा? 23 आवर। क्लियर? 1 आवर क्या होगा? एम फेज में कितना जाएगा? 1 आवर। क्लियर? अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, क्लियर, ईस्ट की बात बताइए कितने मिनट की? 90 मिनट की। 90 मिनट में अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में कितना जाएगा? 84 मिनट। एम फेज में कितना जाएगा? 6 मिनट। क्लियर?
चलिए बैक्टीरिया की बताइए, बैक्टीरिया की 20 मिनट, ठीक है। इनकी बताइए कितना इंटरफेज में और एम फेज में कितना, इन्हें बताइए। इन्हें कुछ बताने नहीं, न्यूक्लियस ही सही से नहीं है तो किसका कैरियोकाइनेसिस करेंगे आप, समझ आ रही बात। नोट डाल करके इस पे एक बात लिख लेते हैं, वेल डेवलप्ड जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई नहीं जा रही है तो कैरियोकाइनेसिस करने की जरूरत है नहीं। इसीलिए कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स, ठीक है। यानी उनके लिए रिप्रोडक्शन करना और सेल का डिवीजन करना सेम थिंग्स है, समझ आई बात। हो गया, लिखे रिमार्क में, चलिए लिखेंगे फॉर प्रोकैरियोटिक सेल्स या फॉर प्रोकैरियोट्स सेल डिवीजन एंड reproductions are synonyms, ठीक है। ओ यू एस होता क्या लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, सिनोनिमस है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, क्लियर। चाहे वो बैक्टीरिया अगर डिवाइड कर रही है तो अब भी आपको क्या मानना है, रिप्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। और अगर बोले कि बैक्टीरिया अगर रिप्रोडक्शन कर रही है तब भी आपको क्या मानना है, डिवाइड कर रहा है, क्लियर। फास्टेस्ट सेल डिवीजन ही तो बोला था अभी, एमाइटोसिस, याद आ रही है। ये भी एक प्रकार का क्या है, रिप्रोडक्शन ही है, क्लियर। बैक्टीरिया अगर रिप्रोडक्शन कोई कह रहा है और कोई सेल डिवीजन कह रहा है, दोनों का मतलब क्या समझना है, सेम समझना है, क्लियर। बट अगर यही प्रोकैरियोट्स के लिए बोला जाए तो, प्रोकैरियोट्स के बजाय अगर यूकैरियोट्स के लिए बोला जाए तो फॉर यूकैरियोट्स, क्लियर, सेल डिवीजन एंड reproduction both are different process। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट में सेल डिवीजन का मतलब अलग होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब अलग होता है, ठीक है। बट प्रोकैरियोट्स के लिए हमारे पास दोनों सेम चीज है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। समझाए, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। सेल साइकिल अकर इन, ऑप्शन नंबर 1 सेल साइकिल अकर इन नोस्टॉक, एल्ब्यूगो, स्ट्रेप्टोकोकस, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, दोनों आंसर मान लीजिए कुछ भी। बोलिए बताइए क्या आंसर होगा। नन ऑफ दीज की जगह पे कुछ और लिख ले क्या, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। सेम क्वेश्चंस लिख करके यही आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन अलग कर लीजिएगा, बस ऑप्शन वही रखिएगा। सेल साइकिल
कंफ्यूज कर दिए ना। चलिए आंसर बताइए, सेल साइकिल किसमें होगा और किसमें नहीं होगा? पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक का तो आंसर सही आ गया है, तुम्हारा क्या है? तेज से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करिए? दो ही चीज हो सकता है, या तो तुम गूंगी हो या तो हम बह रहे हैं। हाँ, तेज से बोलो। ऑप्शन बी सही है। कैसे सही है? कैसे सही है? ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, मतलब कैसे? बाकी सब के सब क्या है? प्रोकैरियोट, ये तो वायरस। समझ आई बात? यूकैरियोट की अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। कैसे हम पहचाने? क्योंकि इनके अंदर कैसा होता है, सीक्वेंस में होगा, और कैसे होगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, और कैसा होगा, कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। चलिए इनका आंसर बताइए। ऑल ऑफ दीज, अभी तो बताया इनमें नहीं हो रहा है ना। हाँ, हो गया। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन दे। सबसे पहला फेज इस सेल साइकिल का क्या है? इंटरफेज। तो हेडिंग डालते हैं इंटरफेज, क्लियर, दनादन लिखेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग हो गया हमारे पास इंटरफेज, हेडिंग हो गया हमारे पास इंटरफेज, समझा है इंटरफेस के बारे में। चलिए सबसे पहला पॉइंट बताइए, ये कितना परसेंट ले रहा है टाइम का? 95%। दूसरा पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। दूसरा पॉइंट ये भी बात याद रखना है कि यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे हमारे पास प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं इनको हम, ग्रोथ फेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? प्रिपरेटरी फेज। यानी प्रिपरेशन जो भी सेल साइकिल की होती है वो कहाँ पे होती है? इंटरफेज के दौरान ही होती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मोस्ट एक्टिव फेज अगर कोई है तो कौन है? तो कौन है? क्लियर? चलिए सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि अगर इंटरफेस की अगर हम बात करें, इंटरफेस की अगर हम बात करें तो कैसे डिवाइड किया था? G1, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद G2, क्लियर। ये किसके किसके बीच का गैप है? इसके पहले क्या आएगा? M फेज ही तो आएगा, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली हेडिंग अगर बोले कि G1 फेज के बारे में कुछ बातें बताइए हमें, किसके बारे में? G1 के बारे में बताइए। तो ये सिंथेसिस फेज से पहले आ रहा है क्या? इसलिए इनको पहले इनके छोटे छोटे नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। सुनिए जैसे, इनको हम गैप वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए इनको हम? गैप वन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ फेज के दौरान सबसे पहले ग्रोथ जिसमें होता है, इसलिए इनको हम ग्रोथ वन फेज भी बोलते हैं। गैप वन फेज, ग्रोथ वन फेज किसका नाम है बताइए? G1 का ही नाम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये एम फेज के बाद आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। यानी इनका दूसरा नाम क्या बताइए? पोस्ट माइटोटिक फेज बोल सकते हैं कि नहीं? सिंथेसिस फेज से पहले आ रहा है, इसलिए इनको मैं प्री सिंथेसिस फेज बोल सकता हूं कि नहीं? 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे आपके, ठीक है। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं या बन चुके हैं, सब के सब कराएंगे, क्लियर। चलिए बताइए, G1 का पहला नाम ग्रोथ वन, क्योंकि ग्रोथ का पहला पार्ट है ये, ठीक है, इंटरफेस का पहला पार्ट है। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? गैप वन। किसके किसके बीच का गैप है बताइए? द गैप बिटवीन एम फेज एंड
एस फेज। यानी हम ये कह सकते हैं गैप वन क्यों बोला, क्योंकि ये गैप आ रहा है किसके बीच में बताइए, गैप बिटवीन किसके किसके बीच में बताइए, एम फेज एंड एस फेज, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, गैप वन फेज बोलते हैं। समझ आई बात। दूसरा पॉइंट बताइए, पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों बोला, क्योंकि एम फेज के बाद आ रहा है। प्री सिंथेसिस फेज क्यों बोला, क्योंकि सिंथेसिस फेज से पहले आ रहा है। समझ आई बात। चलिए अब इनके पास कुछ इवेंट्स की जानकारी रखेंगे, हमें तो यही याद रखना है, इवेंट्स ऑफ जीवन, हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में याद रखना है। समझा। इवेंट्स में 5 स्टार लगा करके लिखेंगे, हमें यही पूछे जाएंगे। ये जो बताए जा रहे हैं, ये अभी तक जो बताए गए, ठीक है, ये लड्डू खिलाने के लिए हैं ये सब क्वेश्चन। क्लियर, आपको देख करके ही याद हो जाएगा, बट हमारा असली मुद्दा इससे लड़ाई है। ठीक है, चलिए सुन देते हैं। पहला इवेंट आता है कि इनके पास मैक्सिमम प्रोटीन जितने भी चाहिए सेल साइकिल के लिए, वो कहाँ पे बनेगी, जीवन में, मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, तो हमने ये बोला कि मोस्ट ऑफ दी, कुछ नहीं, सारे नहीं बोला, मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, दैट इज कौन कौन से प्रोटीन, ठीक है, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। बोलिए बताइए। अब अगर हमने ये बोला कि आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज कहां बनेगा, बोलिए, यहीं पे बनेगा। क्लियर। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो भी बननी होगी यहीं पे बनेगी। क्लियर, ये सभी के सभी जितने भी एंजाइम्स आपको बताए जा रहे हैं, क्लियर, सब के सब एंजाइम्स कहां पे बनेंगे, जीवन में हमारे बनेंगे। क्लियर, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, सब के सब कहां हो रहे हैं बताइए, सब के सब कहां हो रहे हैं, जीवन में हमारे। ठीक है, कुछ ही प्रोटीन ऐसी हैं जो हमारे पास कहां पे बनेगी, G2 में। क्लियर, ये पहला फंक्शन था, पहला इवेंट था। ठीक है, दूसरा इवेंट बताएं। चलिए दूसरा इवेंट देखेंगे। मैक्सिमम प्रोटीन की सिंथेसिस कहां हुई बताइए, जीवन में। मैक्सिमम एंजाइम्स कहां पे बने, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, मैक्सिमम हमारे पास ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, सब यहीं पे बन रहे हैं। क्लियर, मैक्सिमम, सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही प्रोटीन ऐसी है जो जाकर के कहां पे बनती है, G2 में बनती है। क्लियर, जैसे प्रोटीन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन ऑफ ट्यूबलिन। ठीक है, ट्यूबलिन प्रोटीन और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जो प्रोटीन होती है वो G2 में बनती है, बाकी सारे के सारे एंजाइम्स और प्रोटीन कहां पे बनेंगे। क्लियर, अब हमने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कहां पे बनेंगे बताइए, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस कहां पे होगी, अरे बोलो, जीवन में होगी हमारे पास। क्लियर, और तीसरा फंक्शन हमें यही याद रखना है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल कहां पे बन रहे हैं बताइए, सेल की ग्रोथ कहां पे होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहां होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब हम क्या समझेंगे, सेल की ग्रोथ यहां पे बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ये बात याद रखना है कि सेल की ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चाहे मैं जीवन पढ़ाऊं, चाहे मैं एस पढ़ाऊं, चाहे G2 पढ़ाऊं, चाहे जो भी फेज पढ़ाऊंगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। अभी तो पहला पॉइंट क्या लिखा था आज का, सेल की ग्रोथ होना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी भी रुकेगी नहीं। बोली बात सही है। सेम यही हमारे जीवन में भी होता है, हमारी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। समझ आ रही बात, चाहे कोई नाराज रहे, चाहे खुशी रहे, चाहे कुछ भी रहे, बट हमें अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बोली बात सही है, जल्दी करिए। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है हमारे पास, तो अल्टीमेट क्या होगा हमारे पास, सेल की ग्रोथ होगा, सेल की ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, सुनते रहिए।
ये वाला प्रोसेस तो हमेशा सभी में लिखेंगे, ठीक है, सिंथेसिस हो चाहे G2 हो चाहे कोई भी फेज हो, वो सभी में होगा हमारे पास। क्लियर? तो हमारे पास क्या बोला है, इवेंट्स बताइए जीवन के। सबसे पहला इवेंट्स, मैक्सिमम प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, मैक्सिमम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन की सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल की सिंथेसिस, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, सेल की ग्रोथ। आप क्या लोगे जीवन में, बहुत है, ठीक है, समझ बात। कुछ बातें हम नोट डाल करके लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? जितने भी क्वेश्चन होंगे हम किसे के फॉर्म में लिखेंगे, रिमार्क के फॉर्म में लिखेंगे। जल्दी करिए। क्लियर? लिखेंगे डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, किसी भी सेल डिवीजन की जो डिसीजन ली जाती है, ठीक है, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन अकर इन, डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन अकर इन, कहां पे, जीवन में। सेल डिवीजन की जो फाइनल होगी, ठीक है, अकर इन एस फेज, अकर इन एस फेज। चलिए सुनते ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी आप क्लास 10th में पास हुए होंगे तो आपका एम एक तैयार हो गया होगा कि मुझे अभी ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बोले बात सही है? तभी तो आपने आर्ट नहीं लिया। क्लियर? तभी तो आपने साइंस लिया। क्लियर? जब भी आपका सपना होता है कि हम आईआईटी बनेंगे या फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, डिसीजन आपने कब ले लिया था? 11th में ही, प्रिपरेशन ही कर रहे हो अभी तक, ठीक है। बट अब फाइनलाइज्ड होगा कि आप इंजीनियरिंग बनेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे, ये फाइनल कब होगा? सिंथेसिस के दौरान जो तैयार कर रहे हो अभी, ठीक है। यानी मार्च में आपको पता चल जाएगा, मई में आपको पता चल जाएगा मैं 3 घंटे के लिए पेपर में बैठूं या ना बैठूं। क्लियर? मैं डॉक्टर बनने लायक हूं या ना हूं, अब पता चल गया होगा कि शायद हमने साइंस लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी क्या। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी क्या है, हाँ, हम लोगों के भी ऐसे था, ठीक है। 10th में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे से आ गए थे, औकात से ज्यादा आ गए थे, ठीक है। मेरी औकात जितनी थी उससे ज्यादा मुझे आईआईटी दिल्ली दिखने लगा था, ठीक है। हाँ, मतलब 10 CGPA जितना आना चाहिए था और मेरी जितनी औकात थी उससे ज्यादा आया था, ठीक है। ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करता था कभी आएगा जिंदगी में। फिर हमें आईआईटी दिल्ली दिखने लगी। बट अब धीरे धीरे मैथ्स लेने के बाद पता चला नहीं बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऊपर से बायो फिर ले लिया। क्लियर? तो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती ये था हमारे लिए। तो फाइनलाइज डिसीजन हमने कब लिया था कि मुझे ये बनना है? शुरू में ही कर लिया, जीवन में ही कर लिया ना। अब आप सेल डिवीजन करेंगे या नहीं करेंगे वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज के दौरान जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड नहीं हुई तब आप सेल डिवीजन नहीं करेंगे। समझ आई बात? तो यही मैंने लिखवाया है कि डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन अकर इन कहां पे, जीवन में, बट फाइनलाइज्ड कहां होगा? एस फेज में, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, रिमार्क ही लिखेंगे। क्लियर? एक हार्मोन होता है हमारे पास साइटोकाइनिन, ठीक है, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। याद आ रही है? यानी जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ाएंगे, सेल की ग्रोथ पढ़ाएंगे, तो वहां पे साइटोकाइनिन एक हार्मोन आता है, वो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। तो लिखेंगे अ हार्मोन, एक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन साइटोकाइनिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। प्रमोट रैपिड सेल डिवीजन, प्रमोट रैपिड सेल डिवीजन क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक हार्मोन है ऑक्सिन, ठीक है, ये प्रमोट करती है रैपिड डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अल्टीमेटली ये भी क्या करता है? सेल डिवीजन ही कराता है। बट पहले ये किसको प्रमोट करता है? डीएनए रेप्लिकेशन को। अगर एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तब जाकर के दो अगर डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए तो सेल डिवाइड होने में आसान रहता है, ठीक है। तो यानी यहां पे लिखेंगे ये प्रमोट, ये किसको प्रमोट कर रहा है बताइए? रैपिड डीएनए रेप्लिकेशन
रैपिड डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज इंड्यूस्ड, क्या इंड्यूस कर रहा है बताइए? सेल डिवीजन को ही इंड्यूस कर रहा है ये भी, ठीक है। दैट इज इंड्यूसेस, ये भी सेल डिवीजन को ही क्या कर रहा है बताइए? इंड्यूस कर रहा है, सेल डिवीजन में ही मदद कर रहा है। क्लियर? क्लियर? दूसरा पॉइंट, एक नोट डाल करके एक अच्छे से पॉइंट लिखेंगे, सुनेंगे। इन टिश्यू कल्चर एंड कैलस फॉर्मेशन, सब के सब पीवाईक्यू करा रहा हूं, ठीक है। आप पीवाईक्यू देखेंगे सब कुछ मिलेंगे हार्मोन वाले ये। क्लियर? क्या लिखे हैं? फॉर या फिर इन टिश्यू कल्चर एंड कैलस फॉर्मेशन बोथ हार्मोन्स आर टेकन टुगेदर, दोनों हार्मोन्स एक साथ लिए जाते हैं। दैट इज कौन कौन से बताइए? दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, दोनों हार्मोन हमारे पास क्या होते हैं? एक साथ लिए जाते हैं। क्लियर? टिश्यू कल्चर के लिए और कैलस फॉर्मेशन के लिए दोनों हार्मोन हमारे पास ऑक्सिन हुआ और साइटोकाइनिन हुआ, दोनों के दोनों हार्मोन एक साथ लिए जाएंगे। क्लियर? चलिए बताइए, अगर सेल डिवीजन बहुत फास्ट कराना है तो कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन, ठीक है। अगर बहुत तेजी से डीएनए का रेप्लिकेशन करना हुआ तो ऑक्सिन। अगर मुझे टिश्यू कल्चर अगर करानी है तो दोनों हार्मोन्स को एक साथ लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन बारी बारी से पूछा गया है। क्लियर? जीवन फेज हमारा खत्म होता है, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास अब, हेडिंग क्या होगी हमारे पास? क्लियर? रुकिए, आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन लिखा है, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा हम बता रहे हैं। क्लियर? आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है वाई जीवन फेज इज हाईली वेरिएबल। किसी को दिखा? खुला ही नहीं है एनसीईआरटी तो क्या दिखेगा, है ना। क्लियर? जीवन फेज क्यों हाईली वेरिएबल है? जल्दी करिए। वाई जीवन फेज इज हाईली वेरिएबल, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? जीवन फेज जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास एक्सटर्नल न्यूट्रिशन पे भी। हमारी जेनेटिक मटेरियल कितना खास होगी भाई, कितना ग्रोथ हमारी करा लेगी, ठीक है। पैदा तो हम भी एक दिन हुए थे, ये भी एक दिन हुए थे, एक ही दिन में, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल उनका वही जेनेटिक मटेरियल उनका भी, बट हमारी ग्रोथ थोड़ी तेज हो रही है, इनकी स्लो हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, कहीं ना कहीं किसी को ज्यादा खिलाया जा रहा है। बोली बात सही है? यानी हमारे पास क्या बोला कि जो जीवन फेज है, ठीक है, इज आल्सो डिपेंड्स ऑन, किस पे बताइए? डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल न्यूट्रिशन, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। जल्दी करिए। क्लियर? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास, एस फेज। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? आगे बढ़ जाए, चलिए सुनते चलते। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्या? एस फेज, ठीक है। चलिए एस फेज के बारे में बताइए, किसके किसके बीच में आ रहा है? G1 एंड G2 के फेज में आ रहा है। क्या ये G2 से पहले आ रहा है, इसलिए इनको हम प्री G2 फेज बोल सकते हैं? क्या ये G1 के बाद आ रहा है तो पोस्ट G2 फेज G1 फेज बोल सकते हैं? एस फेज का मतलब हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज,
ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अपने मन से लिख लेंगे आप। क्लियर? यानी ये पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इनके बारे में, ये पहला पॉइंट क्या है बताइए, ये सिंथेसिस फेज है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या है, सिंथेसिस फेज है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट रहने देते हैं, ठीक है। क्या ये जीवन के बाद आ रहा है, तो पोस्ट जीवन फेज लिख सकते हैं। क्या ये G2 से पहले आ रहा है, तो प्री G2 फेज लिख सकते हैं। क्लियर? समझ आई बात? मेन मुद्दा ये तो हमारा क्या है, इनके पास इवेंट्स की बात याद रखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लियर, इवेंट्स ऑफ एस फेज। समझाए? चलिए सुन लेते हैं। पहला पॉइंट, जितने फेज जितना इवेंट्स लिखवाएंगे तीनों के तीनों इवेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सबसे पहला इवेंट्स है यहाँ पे डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला इवेंट क्या है बताइए, डीएनए का डुप्लीकेशन होना या रेप्लिकेशन होना। दूसरा आता है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ, ऐसे लिखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस। तीसरा इवेंट आता है हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या होना, डुप्लीकेशन होना। चौथा पांचवा तो अपने मन से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अरे बोलो क्या लिख लेंगे। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो सेल की ग्रोथ भी क्या होगी, क्यों, ग्रोथ ऑफ अ सेल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बहुत अच्छे, भगवान आपका भला करे, जल्दी करिए। हेडिंग आते हैं हमारे पास G2 फेज। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, हेडिंग हो गया हमारे पास कौन सी फेज, G2 फेज। G2 फेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, गैप 1 गैप 2 फेज। अरे बोलो, दूसरा क्या आएगा, ग्रोथ 2 फेज। बोली बात सही है। क्या सिंथेसिस फेज के बाद आ रहा है, पोस्ट सिंथेसिस फेज। क्या एम फेज से पहले आ रहा है, तो प्री माइटोटिक फेज। अरे बोलिए। चलिए, अगर कोई आपसे पूछे इवेंट्स बताइए, हमें तो पूछा जाएगा इवेंट से ही ना। क्लियर? तो इवेंट्स ऑफ हमारे पास कौन सा फेज, G2 फेज। चलिए बताइए, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था हमारे न्यूक्लियर डीएनए का था। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं प्लास्टिडियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन, तो कहां होगा, G2 में। ठीक है, यानी यहां पर अगर इवेंट्स, सबसे पहले इवेंट्स की बात करेंगे तो यहां पर रेप्लिकेशन जो हो रहा है ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड प्लास्टिडियल डीएनए। प्लास्टिड की डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल की डीएनए। क्लियर? प्लास्टिड की डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल की डीएनए की सिंथेसिस कहां होती है, G2 में। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कहां पे बन गई थी, G1 में। बची खुची यहां पे, यानी हमारे पास सम ऑफ प्रोटीन, सिंथेसाइज। ठीक है, सम ऑफ द प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आएंगे बताइए। नंबर 1 पे हमें बताइए, सबसे नंबर 1 पे आता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज कहां होगी बताइए, G2 में। और प्रोटीन ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स,
प्रोटीन ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस कहाँ होगी बताइए? अरे बोलो भाईजान, G2 में। ठीक है, जो बची खुची है वो कहाँ पे होंगे? G2 में। क्लियर? तीसरा फंक्शन बताएं, ना बताएं फिर भी लिख लोगे क्या? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज। सेल की ग्रोथ कहाँ होगी? ये भी इंक्रीज करेगा। बोलिए बात सही है? कई बार डीएनए की रिपेयरिंग भी होती है। ठीक है, पांचवा प्रोसेस अगर कभी कोई पूछेगा तो डीएनए की जो रिपेयरिंग होती है, खराब डीएनए की, क्लियर, वो कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? G2 में। ठीक है, हो गया। अब सुनते जैसे हेडिंग डालते हैं हमारे पास G0 फेज। ठीक है, चलिए जब तक लिख रहे हैं तब तक रिवाइज कराते रहे। सुनेंगे G1 फेज के बारे में, ध्यान सुनिए। इंटरफेज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। कौन कौन से? G1, S, G2। ठीक है, G1 में क्या क्या हो रहा था हमारे? G1 में हमारे क्या क्या हो रहा था? मैक्सिमम प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स, सब कुछ कहाँ पे? G1 में। ठीक है, और हमारे पास G1 में क्या हो रहा था? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ G1 में ही हो रहा था। ठीक है, और सेल की ग्रोथ कहाँ हो रही थी? G1 में ही हो रहा था। ठीक है, एस फेज में क्या हो रहा था? डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में, डुप्लीकेशन एस फेज में। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे? एस फेज में। लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है? अच्छा, हम इसका देख रहे हैं। हाँ सही है। ठीक है, यानी एस फेज में हमारे पास क्या क्या हो रहा था? डीएनए का डुप्लीकेशन, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ और सेल की ग्रोथ। ठीक है, ये इतनी चीजें कहाँ पे हो रही थी? एस फेज में। ठीक है, G2 में हमारे पास क्या हो रहा था? जो बच खुच गई थी वो कहाँ पे आएंगे? G2 में। सम ऑफ द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन G2। कौन कौन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अच्छा, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाएगा। समझ आ रही बात है? दूसरा पॉइंट, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जो प्रोटीन होती है वो कौन कहाँ बनेगी? G2 में ही बनती है। क्लियर? अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और प्लास्टिडियल डीएनए की अगर सिंथेसिस हो रही है तो कहाँ होगी? G2 में होगी। क्लियर? सेल की ग्रोथ, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहेगी। क्लियर? ये तो सबसे पहला पॉइंट ही लिखाया था हमने। क्लियर? खत्म हो गया? अभी भी नहीं हुआ है? ओए भाईजान, मालिक हो गया? चलिए आगे कर देना। सुन दे रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? G0 फेज। कैसा फेज? G0 फेज समझा? G0 फेज सिंपल तरीके से इधर देखिएगा, ये हमारे पास सेल साइकिल। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक कुछ इस तरीके के हमने बनाए। क्लियर? ये हमारे पास G1 था, ये S था, ये हमारे पास G2 था, ये हमारे पास कैसा फेज? M फेज। क्लियर? G1 से जब भी कोई भी सेल अगर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ इंटर किया तो हर एक बॉर्डर पर एक चेक पॉइंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? चेक पॉइंट लगे होते हैं। ठीक है, जैसे जब आप आसाम से अरुणाचल में इंटर करेंगे, वेलकम गेट आपको वेलकम करने के लिए खड़ा रहते हैं ना। क्लियर? वहां पे कुछ चीजें चेक की जाती है, इनर लाइन परमिट वगैरह। क्लियर? तो यानी ये जो परमिट, इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ पे चेक पॉइंट लगा होता है। उस चेक पॉइंट का नाम क्या है? आर चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? आर चेक पॉइंट। ठीक है, ये हर जगह लगे हुए हैं। एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, हर जगह पे। एक फेज से अगर दूसरे फेज में अगर आप इंटर करते हैं तो हर जगह पे आपको रोकने वाले जरूर रहेंगे। क्लियर? अगर आपने क्या किया कि कोई भी चीज मटेरियल यहाँ पे बन रही है, हमने तो बिगाड़ ही दिया। ठीक है,
यहाँ पे बन रही है, यहाँ से यहाँ इंटर कर रही है, तो क्या लगे होंगे? चेक पॉइंट लगे होते हैं। उस चेक पॉइंट का नाम क्या है? आर चेक पॉइंट। पूछा गया था एक बार एम्स में 2009 में, ठीक है, 2009 में पूछा गया था, यह आर चेक पॉइंट है क्या? ठीक है, तो आर चेक पॉइंट क्या होता है? एक तरीके का हमारे पास प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को बनाने वाली एक जीन होती है, ठीक है, और उस जीन का नाम होता है P53 जीन। औकात से बाहर है, ध्यान नहीं देंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। क्या नाम है? P53 जीन। मैक्सिमम साइंटिस्टों ने ये अंदाजा लगाया है, करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। 2009 एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका करेक्ट आंसर ये माना गया था, मोस्ट प्रोबेबली आंसर था ये, ठीक है। ये P53 जीन जो होती है ये एक तरीके का आर चेक पॉइंट बनाती है और यही आर चेक पॉइंट क्या करता है कि ये हर एक सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। क्लियर? ब्रेकर का काम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, आपकी जिंदगी में ब्रेकर का होना जरूरी है? जैसे गाड़ी चल रही है, ब्रेकर की क्या जरूरत, बीच बीच में ब्रेकर लगा देते हैं ना। ब्रेकर लगाना अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। हाईवे पे चल रहे हो या आराम से ब्रेक बीच बीच में आ रहा है तो तुम्हें बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। यानी तुम लोगों को एकदम फ्रीडम चाहिए। जैसे कि हम लोगों की जिंदगी में हमेशा हर बार कोई ना कोई रोकने आ जाता है ना। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, बेटा ये गलत बात है, ऐसा ना किया करो। मम्मी पापा रोकने लगते हैं, गार्जियन रोकने लगते हैं, इवन सर लोग भी रोकने लगते हैं कि बेटा ये रोको, ये मत करो तुम लोग, ठीक है। तो आपको बहुत बुरा लगे, देखो हमारी जिंदगी में दखलंदाजी दे रहे हैं, ठीक है, अपने काम से काम मतलब नहीं रख रहे हैं, ये बिना फालतू के हमारे बीच में पड़ रहे हैं। ब्रेकर का लगना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जिस गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है या फिर ब्रेकर नहीं है, एक बार ऐसा एक्सीडेंट होता है, रोक कोई नहीं पाएगा, डायरेक्ट भगवान को प्यारे होंगे। क्लियर? इसीलिए गार्जियन का होना और टीचर का होना, हमेशा बीच बीच में ब्रेकर लगाने की जरूरत होती है हमें भी, ठीक है। नहीं तो कई बार तुम लोग ऐसे काम जो कर रहे हो, अगर उस पर ब्रेक ना लगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, ठीक है। तब आपको एहसास होता है कि नहीं, शायद सर सही कह रहे थे। जब धोखा खाते हो तब एहसास होता है। क्लियर? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ब्रेकर का काम कर रहा है। क्लियर? इसलिए मैं एक दो बार भी बोलता हूँ बस, ठीक है। हाँ, कौन सीखा है बातों से ना, समझ रहे हो, एक धोखा जरूरी होता है। सुनते ध्यान से, हमने ये कहा कि आर चेक पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली, आंसर क्या होगा बताइए? मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूं, करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली किसकी बनी होती बताइए? P53 जीन की बनी होती है। ये कंट्रोल करती है हमारे सेल साइकिल को। किसको कंट्रोल करती है? सेल साइकिल को। अब हमारे पास यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ध्यान सुनेंगे। अगर जीवन में जो चीज बनना था सब कुछ अगर सही सलामत हुआ तो आर चेक पॉइंट क्या कहेगा? मोस्ट वेलकम, आप आइए, ठीक है। यानी इफ ऑल जीनोमिक कंटेंट आर इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। अगर सारा सब कुछ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जीनोम का मटेरियल अगर सब कुछ सही सलामत चला तो हम क्या मानेंगे? इसको सही है, और ये सेल क्या करेगा? सेल साइकिल अलाउ करेगा कि आप इंटर कर जाइए किसमें? एस फेज में। क्लियर? अगर नहीं निकला सही से तो इसके पास दो ऑप्शन है। क्लियर? आर चेक पॉइंट क्या कहेगा? आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये देता है कि ये या तो आप चले जाइए फिर से जी नॉट फेज में। कहां पे इंटर कर जाइए? जी नॉट फेज में चले जाइए। क्लियर? और जी नॉट फेज में जाकर के फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। क्लियर? फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि ये सेल्स जी नॉट फेज में चली गई, अब या तो जीवन में चली गई। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जी नॉट फेज एक तरीके का इनएक्टिव फेज होता है। कैसा फेज होता है? इनएक्टिव फेज। कुछ सेल्स इसको ईगो पे ले लेती हैं, ठीक है, मैं क्यों जाऊं, लड़की होती है ना, हमेशा ईगो आ जाता है उनके बीच में। तो ये सेल्स क्या होती है हमारे पास? ईगो पे आ जाती है। तो कुछ सेल्स क्या करती हैं, ईगो हर्ट होने की वजह से ये परमानेंटली स्टॉप हो जाती है, जाओ मैं कुछ नहीं करूंगी काम धाम, ठीक है, नखरे होते हैं ना उनके। तो कुछ सेल्स परमानेंटली क्या होती है? डिवाइड नहीं करती, कभी नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है, और वो इनएक्टिव स्टेज में जली जाएंगे और कहेंगे रहने दो, कुछ नहीं करेंगे। वो हार्ट सेल्स होती है, ठीक है, कार्डियक सेल्स। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो प्लांट की परमानेंट टिश्यू सेल्स होती हैं। क्लियर? पेरेन्काइमा सेल्स वगैरह,
वो क्या करती हैं, वो कुछ समय के लिए इनएक्टिव होंगी, बाद में एक्टिव हो जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब वो एक्टिव होकर के डिवाइड करेंगे, कुछ समय के लिए इनएक्टिव होती है। क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जब जीनोड को हमने ये बोल दिया इनएक्टिव स्टेज, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, एक्टिव होंगे कि नहीं? बोलिए बात सही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी? अरे बोलो, कभी भी खत्म नहीं होगी। सेल इनएक्टिव में गया है, मेटाबॉलिक नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि जाओ मैं सेल डिवाइड नहीं, कुछ नहीं काम करूंगी, इसका मतलब ये मर गई हैं? नहीं, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है, हमेशा चलेगी चलेगी। यही जीनोड फेज की बात होती है। जीनोड फेज में हमारे पास इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? क्यूसेंट फेज बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की कैसी स्टेज होती है बताइए, ये एक तरीके की कैसी स्टेज होती है? इनएक्टिव फेज होती है या इनएक्टिव स्टेज होती है? कैसी स्टेज बताया हमने, बताइए? इनएक्टिव स्टेज होती है, बट मेटाबॉलिकली, अरे बोलिए, मेटाबॉलिकली कैसी होंगी बताइए? ये एक्टिव होंगी, समझ आई बात? बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगे इनके पास? हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी। क्लियर? अब इसके बारे में लिख लेते हैं ना थोड़ा पॉइंट। अच्छा, ये लिखना स्टार्ट कर दिया था क्या? चलो कुछ ज्यादा समझदार बन गए ना, जल्दी करिए। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले इसको समझाना था ना, पहले अब इसको छोड़े रहिए ना, पहले इन पे चर्चा करते हैं। क्यूसेंट फेज लिख लिया, इनएक्टिव स्टेज लिख लिया, बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगी बताइए? चलती रहेंगी इनके अंदर। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, अगर हमने क्यूसेंट फेज बोला, इनको क्यूसेंट फेज बोला, तो सेल डिवीजन क्या होंगी बताइए? होंगी कि नहीं होंगी? बताइए, सेल डिवीजन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? एक परमानेंटली स्टॉप होगी और एक टेम्पोरली स्टॉप होगी, ठीक है। स्टॉप में भी कैसे होंगी बताइए? एक हमारे पास कैसे होंगे, जो परमानेंटली क्या होते हैं, स्टॉप होते हैं, ठीक है। एक कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्पोरली स्टॉप होते हैं। क्लियर? परमानेंटली में स्टॉप में कौन कौन आएंगे हमारे पास? कार्डियक सेल्स आएंगे या हार्ट सेल्स आएंगे? क्लियर? और इनमें कौन से आएंगे बताइए? परमानेंट टिश्यू सेल्स आएंगे। क्लियर? जैसे हमारे पास पेरेन्काइमेटस सेल्स वगैरह हो गई। क्लियर? बट यहाँ पे हम नर्व सेल्स नहीं लिखेंगे, वजह बताइए, वजह बताइए। यहाँ पे मैं नर्व सेल्स लिखने के बाद मिटा रहा हूँ, उसकी वजह? सेंट्रियोल ही नहीं है, सेल डिवाइड की बात नहीं है, यहाँ पे होने के बावजूद भी डिवाइड नहीं हो रही है। समझ आ रही बात? समझे मेरी बात? नर्व सेल्स लिखने के बाद मिटा दिया, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सेंट्रियोल ही नहीं है तो डिवाइड क्या करेंगे? यहाँ पे सेंट्रियोल होने के बावजूद भी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी नॉट में चली गई। क्लियर? क्योंकि एस फेज में तो हमने बनाया ना अभी की सेंट्रियोल। बोले बात सही है? ये आर चेक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी ये चेकिंग हो सकती है, किसी भी जगह पे चेकिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया? चलिए इनके बारे में लिखवा दें, चलिए लिखेंगे हमारे पास। द जीनोम ऑफ अ सेल इज चेक्ड बाई, जीनोम ऑफ अ सेल, genome of a cell is checked by
आर चेक पॉइंट दैट इज, दो केस लिखने हैं ना हमें, क्लियर। दैट इज नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। सुन दे, हमने क्या बोला पहला केस, इफ जीनोम इज इंटैक्ट, जब हमारे जीनोम क्या है बताइए, इंटैक्ट, सब कुछ सही है, ठीक है। सेल साइकिल इज अलाउड टू इंटर इन किस फेज में बताइए, एस फेज में, क्लियर। बट अगर इफ जीनोम इज नॉट इंटैक्ट, डिफेक्टिव में बोल दिया, नॉट इंटैक्ट की जगह पे मैंने क्या बोल दिया, डिफेक्टिव, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की जीनोम में डिफेक्टिव और नजर आई तो अब क्या करेगा, ये दो काम करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे, क्लियर, डिफेक्टिव, देन सेल इज फोर्स्ड टू सुसाइड, ठीक है। कोई भी सेल ये नहीं चाहता उसको खराब जेनेटिक मटेरियल मिले, ठीक है, वो आराम से फोर्स करता है कि आप सुसाइड कर लीजिए, क्लियर। 2009 का जो क्वेश्चन है वो लिख ले, चलिए लिखते हैं। चलिए सुन देते हैं, लिख लिया था ये, सुन देते हैं सर, दैट आंसर लिखवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को गोली मारिए, क्लियर। इन कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स में भी तो कंट्रोल नहीं हो पाता ना, यानी आर चेक पॉइंट क्या है, गड़बड़ है, क्लियर। इन कैंसरल सेल्स डिफेक्टिव या डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं बताइए, डिफेक्ट हो गए हैं, यानी जीनोमिक हमारे पास क्या आ गया, डिफेक्टिवनेस आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलिए, डिफेक्टिव या डिलीशन हो गया क्रोमोसोम्स का। आंसर क्या, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा, P53 जीन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या डिफेक्टिव हुआ था बताइए, मोस्ट प्रोबेबली क्या डिफेक्टिव हुआ था, P53 जीन। आप हमें बताइए, जब P53 जीन अगर डिफेक्टिव हुआ, आर चेक पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। ये जीन डिफेक्टिव हुआ तो ये किसको लीड करेगा बताइए, इट लीड टू डिफेक्ट इन किसमें, आर चेक पॉइंट में, समझ आई बात। जब आर चेक पॉइंट गड़बड़ हुआ तो क्या कंट्रोल हो पाएगा, बोलिए, तो ये अनकंट्रोल्ड कराएगा डिवीजन ऑफ सेल्स। अब समझ में आया कैंसर किसे कहते हैं, क्लियर, खत्म हमारा, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास, हेडिंग हो गया हमारे पास। जी नॉट फेज को भी क्यूसेंट फेज बोलते हैं, और क्यूसेंट फेज की ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एग्जिट फ्रॉम जीवन, ठीक है। जी नॉट को हम क्या समझते हैं, जी नॉट को हम क्या बोलते हैं, क्यूसेंट फेज बोलते हैं। और क्यूसेंट फेज का मतलब हमने क्या कर लिया है, एग्जिट कर लिया है, कहां से बताइए, जीवन से, क्लियर, जीवन से अलग हो गए, क्लियर। जीवन से अलग होंगे तो कहां जाएंगे, अगर कोई सेल जीवन से क्रॉस कर रहा है, ध्यान समझिएगा, जीवन से अगर क्रॉस कर रहा है, ये जीवन है हमारे पास, ये एस है, ये G2 है, ये हमारे पास M है, ठीक है। जीवन से अगर एग्जिट करेगा, इसके पास कितने ऑप्शन है,
दो ऑप्शन है। पहला क्या है, या तो एग्जिट कर जाए हमारे पास कहाँ पे, जीवन से, तो कहाँ पे इंटर करेगा बताइए, जी नॉट में, या तो दूसरा कहाँ इंटर करेगा, एस फेज में। समझ आई बात। जी नॉट में अगर इंटर किया तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, यानी सेल डिवीजन स्टॉप करके आराम से समाधि लेकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन, या तो परमानेंटली स्टॉप हो जाए जैसे कार्डियक सेल्स, और या तो टेम्पोरली क्या हो जाए, अरेस्ट हो जाए, आने समय आने पर फिर से वो डिवाइड करने की टेंडेंसी रखता हो। क्लियर। तो ये चीजें हमने बताई। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा फेज, एम फेज, ठीक है। हेडिंग हो गया हमारे पास एम फेज। एम फेज के बारे में दो तीन बातें बताइए। कितना परसेंट लेता है सेल साइकिल का, मोस्ट ड्रामेटिक फेज किसे कहते हैं, ठीक है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा क्रोमोसोमल बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता उतना कहीं नहीं चेंज होता। क्लियर। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज में वेरिएशन जो भी लाता है वो सबसे ज्यादा कौन लाता है, एम फेज ही लाता है, ठीक है, और मोस्ट एक्टिव फेज भी कहलाता है ये। क्लियर। कितने में हमें डिवाइड है बताइए, एम फेज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में। पहला हमारे पास कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हमारे पास कैसे, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास कौन कौन से लोग आएंगे बताइए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास क्या होगा, पहली हेडिंग क्या होगी, प्रोफेज, और उसमें भी कौन सा, कैरियोकाइनेसिस का ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हम क्या समझते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। किसी को तकलीफ हो इंटरफेस में तो पूछ लीजिए, किसी को तकलीफ नहीं है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूछेंगे तो दिक्कत में तो नहीं आओगे ना। प्रोफेज सुनते हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। चलिए सुनते ध्यान से। ये हमारे पास एक सेल मैंने बनाया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेल बनाया, सेल के अंदर हमने यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस बनाए, ये हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया। क्या बनाया, न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का बनाया। ये न्यूक्लियस बनाया। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ये क्रोमेटिन के फॉर्म में ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, क्रोमेटिन के फॉर्म में लगे हुए हैं। अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये क्या है बताइए, क्रोमेटिन फाइबर है। क्लियर। ये न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक दिखाई दे रहा है। अरे बोलिए, क्या आपको गोल्जी बॉडी भी नजर आ रही है क्या। क्लियर। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर और नजर आनी चाहिए, क्या आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रही है, सुनते ध्यान से, आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, अरे बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है, आपको गोल्जी बॉडी दिख रही है। क्लियर। ये जब हमारे पास सिंथेसिस फेज से निकल करके एम फेज में इंटर करती है, यानी जिनॉट फेज से भी निकल करके कहाँ पे इंटर कर रही है, एम फेज में इंटर करती है,
तो इतने सारे सेल ऑर्गेनेल नजर आते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ कभी भी हमने पढ़ाया था क्या, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ हमारे पास सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता था। तो 2 सेंट्रियोल्स भी बन रहे हैं, 2 सेंट्रियोल्स भी क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। सेंट्रियोल्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पाए जा रहे हैं तो क्या बोले जाएंगे, सेंट्रोजोम्स बोले जाएंगे। बोलो, 2 सेंट्रियोल आपस में क्या कहलाते हैं, डिप्लोजोम्स। और ये इनके ऊपर जितने मटेरियल मिला करके क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर। डिप्लोजोम्स एंड सेंट्रोस्फेयर मिला करके क्या नाम बोलते हैं, सेंट्रोजोम्स। कहानी याद आ रही होगी ना। हाँ, अब हमने ये चीजें बताई, जिसको नहीं याद आ रही है फ्लैशबैक में जाकर के देख लेगा एक बार। क्लियर। ये हमारे पास किसका है, प्रोफेज में अभी इंटर कर रही है सेल्स। क्लियर। प्रोफेज के दौरान हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान कुछ बातें होती हैं, ठीक है। क्या क्या बातें होती हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्या बातें होती हैं, ये हमारे पास सेल है। क्लियर। ये हमारे पास एक सेल है, हम एक सेल नहीं 2 सेल बनाएंगे। कितने सेल बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे। मैं एक नहीं 2 सेल्स बनाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट एक एनिमल्स पे भी है, दूसरा इंटरेस्ट किस पे है, प्लांट में भी है। क्लियर। हमारे पास सेंट्रियोल के बारे हम 2 सेल्स बनाया और 2 सेल्स के अंदर क्या नजर आया, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल गायब, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब। समझ आ रही बात। ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फाइबर थे, ये क्रोमेटिन के जो फाइबर थे, ये आगे चल करके क्या हो गए, कंडेंस्ड हो गए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या हो गए, क्या हो गए, समझ आई बात। यानी अभी तक तो प्रोफेज में इंटर किया, प्रोफेज में इंटर करने के बाद क्या हो गए, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, सेंट्रियोलर का अब क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। एक सेंट्रियोल हमारे पास यहां पे आएगी, क्लियर, अभी मूव कर रही है, ठीक है। और यहां से अब ये मूव कर रही है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल हमारे पास यहाँ पे आएगा, एक सेंट्रियोल हमारे पास यहां पर आएगा, क्लियर, एक सेंट्रियोल हमारे पास यहां पे आएगा। दोनों सेंट्रियोल्स आपस में जुड़े होंगे, दोनों सेंट्रियोल्स क्या होंगे, जुड़े होंगे, क्लियर, स्पिंडल फाइबर से। क्लियर। ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं। सुनते हैं, ये सेंट्रियोल्स हमने यहाँ पे, एक सेंट्रियोल यहाँ पे हमने बनाया, क्लियर। ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, क्लियर। सेंट्रियोल्स में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, एक में स्टार बन रहे हैं, एक में स्टार नहीं बन रहे हैं। यानी ये यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एस्ट्रल रेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज क्या है, एब्सेंट है, क्लियर। उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूँ, पहले रीजन लिख लेता हूँ ना। प्लांट में और अलग में बता रहा हूँ क्या क्या परिवर्तन नजर आया आपको, क्या क्या परिवर्तन नजर आया प्रोफेज के दौरान, ध्यान सुनेंगे। पहला आया हमारे पास प्रोफेज के दौरान कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इन किसमें, क्रोमोसोम में। क्रोमेटिन कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट हुई, क्रोमोसोम में। क्या कंप्लीट हुई, नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है, हमने आपको पहले दिन ही लिखाया था कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, बट कंप्लीट अब मेटाफेज में होगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, कैसे हम मानेंगे स्टार्ट हो रहा है, इसको क्रोमोसोम को थोड़ा सा हल्का ऐसे से कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी तरीके से डेवलप्ड ना दिखाइए, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं दिखाना है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से हो रहा है, क्लियर। कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्या हो रहा है, क्रोमेटिन। दूसरा पॉइंट, सेंट्रियोल का क्या हो रहा है, सेंट्रियोल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है।
तीसरा बात बताइए, हमारे पास यहाँ पे जो एस्ट्रल रेज बन रहे हैं एनिमल सेल्स के अंदर बनेंगे, यहाँ पे नहीं बनेंगे। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है इसलिए एस्ट्रल रेज होंगे, यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे अब्सेंट होगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट सुनते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, किसका किसका डिसअपियरेंस होता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी पूरी थी, यहाँ पे जाने के बाद क्या हो गई, डिसअपियरेंस हो गई। आपके एनसीईआरटी में लिखा डिसइंटीग्रेशन, वो बात सही है। क्या पूरी तरीके से गैप किया हूं मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ दिया है, तो हमने बोला डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल ऑर्गेनल गायब हो गए, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर बन गए। क्लियर? याद हो जाएगा, नहीं होगा, चलो ट्रिक है, हमें पता था तुम लोग इसी क्या होगा, ठीक है। सुनिए, प्रोफेज को हम मान के चलते हैं, ठीक है, प्रोफेज को हम मान चलते हैं पप्पू, ठीक है। कभी आपने गाना सुना है क्या, पप्पू कैन डांसाला, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। कैन का मतलब आप क्या समझेंगे, नंबर 1 पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट हुई है, कंप्लीट नहीं, ठीक है। दूसरा सी का मतलब हमने क्या बोला, सेंट्रियोलर मूवमेंट, बोली बात सही है। डी का मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ बोल भाई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। क्लियर? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कहां पे होगा, खत्म प्रोफेस। क्लियर? बताया तो था, जहां नहीं आएगा तो ट्रिक है ना। सुनेंगे, चलिए एनिमल सेल्स के अंदर कुछ खास बातें बता दीजिए। एनिमल सेल्स के अंदर क्या पाई जा रही है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है, प्रेजेंट है, इनके अंदर सेंट्रियोल क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। इनके पास एस्ट्रल रेज बनेंगे, प्रेजेंट होंगे, इनके पास एस्ट्रल रेज क्या होगी बताइए, एब्सेंट होंगी, इसलिए इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल डिवीजन। ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल डिवीजन। और इनके पास एस्ट्रल रेज नहीं पाई जा रही है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एनेस्ट्रल डिवीजन। क्या बोलते हैं, क्लियर? समझ आई बात? आंख बंद करके फोटोकॉपी करिए, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए कि इस 5 पॉइंट्स के अलावा छठा पॉइंट नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने। क्लियर? प्रोफेज हमारा खत्म होता है, हेडिंग डालते हैं मेटाफेज। इधर टू अपोजिट पोल लिख दीजिएगा ना, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं ना। मेटाफेज में तो एक जगह ऐसी आएगी, एक रास्ता ऐसा आएगा कि जहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेज आएगी। कैसी स्टेट आएगी, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। यानी सबसे पहला स्टेट मैं पढ़ाऊंगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज आने से पहले की फेज, ठीक है। मेटाफेज आने की पहली फेज कैसी है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास सेल है, ध्यान से समझिएगा, ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर हमारे पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है सॉरी। अब हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं बताइए, हमारे पास यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं, ये सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं,
क्लियर। सेंट्रियोल के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ क्या पाए जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। एक क्रोमोसोम्स मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पर, हमने दो ही क्रोमोसोम्स लिए ही हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स लिए, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स किसी न किसी स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगी। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ गए, ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आ गई, क्लियर। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच्ड होंगे, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे। स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स, विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, कौन से पार्ट से अटैच्ड हो रही है, सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर तो दिखाई नहीं देता, किससे अटैच्ड होगी, काइनेटोकोर से। अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं दिया है तब किसको मानेंगे, सेंट्रोमियर से, क्लियर। अब क्या हो रहा है, क्या ये एक ऐसा ही दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद कौन सा फेज आएगा बताइए, मेटाफेज, ठीक है, यानी ड्यूरिंग मेटाफेज, यानी मेटाफेज आने से पहले की स्टेज थी ये, ठीक है। क्या सही तरीके से अरेंजमेंट है, नहीं। अब अरेंजमेंट कैसा होगा मेटाफेज के दौरान, यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस, सेल बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है बताइए, न्यूक्लियस के अंदर, तो सेल क्यों बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सेंट्रियोल में बना लो, ये लीजिए सेंट्रियोल, ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रियोल। यहाँ पे क्या आता है, एक मेटाफेजिक प्लेट आती है, क्या आती है बताइए, यहाँ पे एक मेटाफेजिक प्लेट होता है, और इस मेटाफेजिक प्लेट को हम इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। इस इक्वेटोरियल प्लेट पर हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम्स है आ करके अलाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर। ये क्रोमोसोम्स ऐसे आ गए, और इनसे अटैच्ड क्या होता है हमारे पास बताइए, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, इनसे अटैच्ड हमारे पास स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर होते हैं, क्लियर। अब समझिए मेटाफेज के दौरान क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्लियर। ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान क्रोमेटिन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या हो गए, मोटे हो गए, यानी मेटाफेज में हम एम को उठाएंगे, और एम का मतलब क्या समझेंगे, क्रोमोसोम्स क्या हो गया यहाँ पे, मोटा हो गया, यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीशन होता है यहाँ पे नंबर 1 पर, कंप्लीशन ऑफ किसका, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का अगर प्रोसेस अगर कंप्लीट होता है तो वो कहाँ पे होता है बताइए, मेटाफेज में होता है, ठीक है। मेटाफेज के दौरान हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे एलाई करेंगे, यानी ऑल क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, लाइज ऑन कहाँ पे बताइए, इक्वेटोरियल प्लेट पर, किस प्लेट पे बताइए, इक्वेटोरियल प्लेट पर, या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे, बोले बस सही है। जब सभी तरीके की इक्वेटोरियल प्लेट पर अगर क्रोमोसोम्स एलाइज कर जाते हैं, तो सबसे अच्छी स्टडी अगर किसी भी करनी हुई, बेस्ट कैरियोटिपिक की स्टडी इन मेटाफेज। ईडियोग्राम अगर बनाना होगा तो कहाँ पे, मेटाफेज। क्रोमोसोम की नंबर की स्टडी करनी होगी तो एनाफेज, वहाँ पे डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम्स, क्लियर। यहाँ पे कहाँ डिवाइड कर रहे हैं, समझ आ रही बात, भावनाओं में बह करके कभी भी गलत नहीं करना, समझ आ रही बात। यानी अगर हम कहना चाहें बेस्ट स्टडी ऑफ कैरियोटाइप, कैरियोटाइप अगर मैं बोल दिया तो क्रोमोसोम्स के नंबर, बिहेवियर, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, बोलिए शेप एंड साइज आ जाएगा, सब यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इन कहाँ पे, मेटाफेज में, जल्दी करिए।
क्रोमोसोमल फाइबर और सपोर्टिंग फाइबर दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर? एक फाइबर और आएगा भी, इंटरजोनल फाइबर। 3 तरीके के फाइबर हमारे सेल साइकिल सेल डिवीजन में मदद करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर हेल्प इन सेल डिवीजन। तो कितने तरीके के? 3 टाइप्स के। ठीक है, पहला टाइप कौन सा? इंटरजोनल। दूसरा कौन सा? सपोर्टिंग। तीसरा कौन सा? क्रोमोसोमल। ठीक है, इतने तरीके के पाए जाते हैं। जल्दी करिए। मेटाफेज के दौरान 2 बातें बताइए। मेटाफेज में हमारे पास क्या आएंगे बताइए? मेटाफेज के दौरान क्या होगा? सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन मेटाफेज। यानी मेटाफेज में मोटा का मतलब क्या समझेगा? हाईली कंडेंस्ड होंगे। सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन कहाँ पाई जाएंगी बताइए? बोलिए। हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स कहाँ पे नजर आएंगे बताइए आपको? मेटाफेज में ही नजर आएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे लाइज करेंगे? इक्वेटर पे आएंगे। और बेस्ट स्टडी ऑफ कैरियोटाइप्स मेटाफेज। कैरियोटाइप अगर मैंने बोल दिया होगा, इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट कैरियोटाइप ही बताया था। क्रोमोसोम का बिहेवियर, शेप एंड साइज सब कुछ स्टडी करना है तो कहाँ पे आएंगे? मेटाफेज। क्लियर?